नमस्कार, रणभूमि 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी वैष्णवी जी। तो लगातार देखा जा रहा है कि सुबह से ही चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं और मतदान लगातार सुबह से ही चल रहा है। और अब तक अगर हम 11 बजे तक का जिक्र करें तो 25.1% अभी तक मतदान हो चुका है। और लगातार लखनऊ में भी इसे लेकर के बातचीत चल रही है, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी है। सीएम योगी ने भी लगातार बैठक ली और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में भी मतदान की प्रक्रियाएं चल रही है। उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर मतदान चल रहा है और मतदान जो प्रतिशत है वो आंकड़ा जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और चुनावी प्रक्रियाएं सुबह 7 बजे से चलती हुई नजर आ रही है। और इन सबके बीच हम इस बात का भी जिक्र करें क्योंकि 8 सीटें जो है वैष्णवी वो बेहद अहम मानी जा रही है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की। वैष्णवी, बिल्कुल, जिस तरीके से मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है और इससे देखा जा सकता है कि लंबी कतारें जो है मतदाताओं की वो मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए गए थे उसका असर अब देखने को मिल रहा है। पहले चरण में मतदान का जो प्रतिशत था वो घटता हुआ नजर आया, लेकिन 8 सीटों पर गरिमा जो दूसरे चरण में मतदान हो रहा है उसमें हाई प्रोफाइल सीटें भी है। बात करें तो अरुण गोविल, हेमा मालिनी जैसे दिग्गज मैदान में है तो बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी बीच बड़ी खबर, जहां लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। यहां उन्होंने कहा कि विकास कार्यों पर लोग वोट कर रहे हैं, मोदी जी के काम को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मोदी जी ने देश को नई दिशा दी है। और बिल्कुल, और 4 जून को प्रचंड बहुमत वाले परिणाम भी आएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र खतरनाक संकेत है। कर्नाटक को लेकर के जबरन आरक्षण दिया गया, ऐसी बातें कही गई। वहीं विरासत टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है। जनता की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है, संपत्ति लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। बिल्कुल, बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो शुरू हो चुका है क्योंकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो इन सब के बीच सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर लोगों के मन में मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। और मेरा यह मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। और मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा है। उन्होंने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान किया जा रहा है, चुनाव हारने की वजह से ऐसी बात की जा रही है। सरकार में आने के बाद सबसे पहले रुके हुए विकास कार्यों को शुरू किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बयान, बनाया हुआ ये संविधान हमारा सम्मान है, बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है। बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, जो भी साथी रूठे हैं वो साथ आकर सहयोग करें। पहले चुनाव में कन्नौज की जनता ने हमें जिताकर मान सम्मान दिया था। कन्नौज से लगाव न होता तो दुनिया की सबसे बेहतर सड़क हम कन्नौज के लिए नहीं बनाते। बीजेपी के मन की बात वाली नहीं, अब संविधान की बात होगी। संविधान ही हमारा संजीवनी है, संविधान ही हमारा अधिकार और मान सम्मान दिलाता है। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान
उसको ये खत्म करना चाहते हैं। ये इसीलिए जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। बताइए, इनके मेरठ के सांसद के प्रत्याशी ने क्या कहा कि संविधान बदलेंगे। अयोध्या के सांसद ने क्या कहा कि हम संविधान बदलेंगे। राजस्थान से एक सांसद ने कहा, आपके कर्नाटक से एक ने कहा। और इनके मन में है, ये जो मन की बात करते हैं, ये मनमर्जी करते हैं अपनी। न वो बॉल फेंक पाएंगे, न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारो तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बताओ बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं दी? पेपर लीक हो रहा। तो लगातार 24 के इस रण का आज दूसरा चरण है और कई सीटों पर, जिन सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया है, वहां पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने लगातार पहुंच रहे हैं। तो 13 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। यूपी में अब तक 24.31% मतदान हुआ। अलीगढ़ में 24.42% वोटिंग हुई है। वहीं अमरोहा की बात करें तो 28.45% वोटिंग हुई। बागपत में 22.74% वोटिंग हुई है। बुलंदशहर में 20.43% वोटिंग। गौतम बुद्ध नगर में 24.26% वोटिंग अब तक हुई है। गाजियाबाद में 23.19% वोटिंग। वहीं मथुरा में 23.07 और मेरठ में भी प्रतिशत वोटिंग हुई है। तो लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस बार फिर सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच जबरदस्त कांटे की टक्कर देखी जा रही है। दोनों ओर से कई दिग्गज मैदान में हैं। और यहां दूसरे चरण के लिए चुनावी घमासान तेज है। इस सीटों पर बात यदि प्रत्याशियों की करें तो अमरोहा में बीजेपी के कंवर सिंह तंवर, कांग्रेस सपा गठबंधन से दानिश अली, बसपा से मुजाहिद हुसैन है। वहीं मेरठ की बात करें तो बीजेपी से अरुण गोविल, बसपा से देवव्रत त्यागी और सपा से सुनीता वर्मा मैदान में है। तो लगातार चुनाव की ये प्रक्रिया चल रही है और उत्तर प्रदेश की ये सभी सीटें बहुत अहम हो जाती हैं। वेस्ट यूपी की 8 सीटें जो है वो बेहद अहम है और इसी पर अब खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में तमाम मेहमान जुड़े हैं। शम्सी आजाद, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शम्सी जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही आरपी राजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। आरपी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही सिद्धि श्री, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सिद्धि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत शम्सी जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि ये वेस्ट यूपी की ये सभी 8 सीटें हैं और इन सीटों में आपका जो आपकी पकड़ है वो भी काफी बेहतर है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है कई लिहाज से बेहद अहम है। जो विपक्षी दल है, यहाँ पे इंडिया अलायंस एक साथ यहाँ पर मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन जो कई सीटें हैं इसमें त्रिकोणीय मुकाबला भी, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो बेहद अहम, बेहद खास माना जाता है। ऐसे में बीजेपी जीत के सभी सीटों पर बड़े दावे कर रही है। क्या असर देखने को मिलेगा और विपक्षी दलों के तमाम आरोप प्रत्यारोप पे? नमस्कार आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, इस चर्चा में भाग ले रहे सभी भाइयों बहनों को। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के पर्व का ये दूसरा चरण का मतदान जो आज हो रहा है, इसमें सभी जो इस बार के मतदाता हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि उन्होंने इस देश में अपना योगदान करने के लिए आज का उनको ये मौका मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो मौका है कि अगर आप इस मौके को चूक जाते हैं तो आपको हमेशा पछताना रहेगा, क्योंकि देश इस वक्त ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि अगर जरा सा भी आपने चूक की तो देश फिर वही विघटनकारी ताकतों के हाथों में, वही टुकड़े टुकड़े गैंग के हाथ में, वही देश को बंटवारा करने के आड़ में जो लोग अपने परिवार को चला रहे हैं उनके हाथों में अगर देश चला गया तो फिर कभी आपको देश को बचाने का मौका नहीं मिला। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आजादी में अगर अपना योगदान नहीं दिया, अगर उनको मौका नहीं मिला आजादी में, तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके वो अपने को गौरवान्वित महसूस करते, वो अपने को ऐसा महसूस कर सकते हैं कि देश के इतिहास में अपना योगदान दे सकते हैं, देश के मुख्य विचारधारा से जुड़ सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि विपक्ष जो है कहीं जो है संख्यक समाज का कार्ड खेल रही है, कहीं पर जो है मंगलसूत्र की बात कर रही है, कहीं पर जो है प्रॉपर्टी जो है संख्यकों में बांटने की बात कर रही है। इस तरीके की तुष्टीकरण की नीति, इस तरीके से दोहरीकरण की राजनीति, जब इनको ये पता चल गया है कि प्रथम चरण में विपक्ष जो है पूरी तरीके से उसका सफाया हो चुका है, तब तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बहकाने के लिए, बरकराने के लिए, भ्रमित करने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ दोबारा से कूच किया है। और सुनने में आ रहा है कि रायबरेली और अमेठी से उत्तरता के लड़े और वहीं पर एक शहजादे ने अपना नामांकन भी कर दिया, क्योंकि उसको ये लगा बहुत ही चालाकी और चतुराई से उसको ये समझ में आया कि
कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने से हो सकता है कि माहौल थोड़ा सा बने। बिल्कुल शमसी जी, यहाँ पर 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है दूसरे चरण में, और इसमें बात करें तो 8 सीटों पर आप अपने आप को कितना दमदार महसूस कर रहे हैं? कितनी सीटें आज आप जीत लेंगे? जिस तरीके से पिछली 8 सीटों में हमने पूरी दमदारी से अपना जो है मतदान कराया, इस बार भी आपने देखा होगा कि बहुत ही उत्सुकता, सुबह से लोग धीरे धीरे मतदान जरूर कर रहे थे, मतदान का परसेंटेज जरूर था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ा वैसे मतदान करने में लोगों में जागरूकता दिखाई दी, और अब जो है मतदान केंद्र की तरफ लोग जो है लाइन लगा के कतारें बना के चल रहे हैं। अच्छा शमसी जी, आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन जो वेस्ट यूपी की ये जो सभी सीटें हैं, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें 2019 में आप सभी का इस 7 सीटों पर यहाँ पर कब्जा था, लेकिन इस बार का चुनाव कई मायने में बेहद अहम है, क्योंकि किसान जो है एमएसपी पर गारंटी की भी मांग कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये वही क्षेत्र है, जो ये वही 8 सीटें हैं जहां पर किसान ये तय करते हैं कि यहाँ का सांसद कौन होगा। ऐसे में लगातार एमएसपी को लेकर के हमने विरोध प्रदर्शन देखे, अलग अलग बॉर्डर्स पर विरोध प्रदर्शन देखे, कितना असर देखने को मिलेगा? क्या आप लोग जो किसान हैं उनके दिल में अपनी जगह बना लेंगे? क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन, लंबे वक्त से कई किसानों की इसमें जान भी चली गई। किसान नाराज जरूर थे, लेकिन आपने देखा कि किसान को भी पता है कि देश हित का चुनाव है, राष्ट्र हित का चुनाव है, इसमें छोटे छोटे मुद्दे और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जो है उसको किनारे रख किया जाता है, और कहीं ना कहीं से किसान भी जो है वो देश का किसान है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को जिस तरीके से भारत रत्न देकर सम्मानित किया, उसके बाद पश्चिम में एक लहर उठी और जयंत चौधरी जैसा किसान का बड़ा नेता, किसान का बेटा, किसानों का मसीहा भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर शामिल हुआ, क्योंकि उनको भी ये लगा कि अपने प्रदेश को अगर बढ़ाना है, अपने देश को बढ़ाना है, विकसित करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा विकल्प नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की तरफ एक तरफ विपक्षी दल आपकी पार्टी को वॉशिंग मशीन कहती है, ये बात भी याद रखिएगा शमसी जी, कि आप लोग कह रहे हैं विपक्षी दल जो है वो जनता का हित हो रहा था, इसे देखते हुए कांग्रेस या फिर विपक्षी दलों को छोड़ते हुए आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है आपकी पार्टी को वॉशिंग मशीन भी कहती रही है। तमाम जो आरोप लगा रहे थे, तमाम जो बातें कह रहे थे, हमारे साथ कांग्रेस की भी प्रवक्ता सिद्धि श्री मौजूद हैं। सिद्धि जी देखिए, तमाम बातें अभी अभी शमसी जी की आप सुन रही थी और कह रहे थे कि लगातार जब पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, या फिर और भी जो विपक्षी दल है, चाहे बीएसपी की बात करें, चाहे अन्य जो तमाम दल है, चाहे कांग्रेस की बात करें, जब भी सत्ता में रही है तो जनता का अहित ही होता रहा है। और इसके साथ कह रहे हैं कि जो भी विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं पार्टी में, वो ये इस बात की वजह से शामिल होते हैं क्योंकि वो देखते रहे हैं कि उनकी पार्टी में ना तो उनका सम्मान हो रहा है, ना तो जनता के लिए भी कुछ भी हित होता है। देखिए, हम अपने विजन और मिशन के साथ हैं। ये अभी पहले चरण में इन लोग ने देख लिया किस प्रकार से सारी जनता वो मुद्दे जो उनके लिए दिए नहीं गए, जो युवाओं को लाठी डंडे दिए गए, उनको महिलाओं की सुरक्षा नहीं मिली, किसानों को उनका फसल का जो मूल्य दिख रहा था, इन्होंने अपने संकल्प पत्र में दुगना देंगे पैसा, वो कुछ उन्होंने नहीं किया। पूरी तरीके से ये अब जो कुछ नहीं मिल रहा है तो ये हिंदू मुस्लिम नफरती भाषणों पे उतर आए हैं। नफरती भाषण से देश नहीं चलता है। अभी बीजेपी के ये बोल रहे थे, इनकी बातों में इतनी घबराहट थी, ऐसा लग रहा था ये रटे रटाए सब जो है वही बोले चले जा रहे। इनके अंदर कोई, इनके पास ना इनके प्रधानमंत्री के पास ना योगी जी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को और मजदूरों को कोई राहत मिल सके। 10 साल अन्याय के जनता झेल चुकी है। अब ये मित्र काल से अब हम निकल करके हिंदुस्तान जो एक बढ़िया हिंदुस्तान बनेगा जब कांग्रेस की सरकार आई है। और हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अपने कर्तव्य को निभाइए, वोट की चोट से इनको करारा जवाब दीजिए। इनके शासन काल में जो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, जो इन्होंने नमामि गंगा का जो स्वच्छता अभियान चलाया था, जो एनजीटी ने अनुपचारित सीवेज को यमुना नदी में प्रवाहित करने के लिए आगरा और मथुरा वृंदावन नगर निगम पर 65 करोड़ का जुर्माना लगाया है, क्योंकि इन्होंने काम तो किया नहीं है। अगर सिद्धि जी, फिलहाल इन 8 सीटों की बात करें तो 8 सीटों में अमरोहा को छोड़ करके बाकी सारी सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। ऐसे में आप क्या दावा कर रही है कि आज दूसरे चरण के जो मतदान हो रहे हैं उसमें कितनी सीटें आप जीत लेंगे और किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में हैं? देखिए, जीत लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, भाजपा के कब्जे में कुछ नहीं है। ये गठबंधन पूरी तरीके से अब आ रहा है, क्योंकि इन्होंने
जो छल किया है लोगों से, हम ये पूछना चाहते हैं। जो सफाई के लिए इन्होंने गंगा सफाई के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च किए, वो कहाँ खर्च किए गए अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, हम इनकी इन्हीं बातों पे आज ठीक है सिद्धि जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद है आरपी राजन। आरपी जी देखिए, तमाम बातें लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं। ये लोग कह रहे हैं कि नफरती भाषणों का इस्तेमाल जो विपक्षी दल है वो करते रहे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने पीएम मोदी को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के नोटिस जारी किया है और राष्ट्रीय अध्यक्षों से इसे लेकर के जवाब भी मांगा है। लेकिन आपका यहाँ पर गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, सभी 8 सीटों पर 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या इस बार का जो गठबंधन है, क्या तस्वीरें बदल जाएंगी यहां पर? गरिमा जी, आप दोनों लोग के माध्यम से, स्वदेश के माध्यम से आज जो हो रहे मतदान में हम लोगों से अपील करेंगे, बढ़ चढ़कर लोग मतदान करें और इस निरीह तानाशाह सरकार को, जो सरकार तानाशाही पूर्ण रवैये से पूरे 10 साल काम किया है, जिसने किसानों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया, जिसने नौजवानों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया, जिसने महिलाओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया, जिसने बेटियों को कुचलने का काम किया, उस सरकार के खिलाफ आज मतदान हो रहा है। पिछली बार हाँ, इन 8 सीटों में हम 1 सीट पर थे, अमरोहा हमारे पास थी, लेकिन इस बार इन 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी हारने जा रही है, बड़ी अच्छा, आप जीत के बड़े दावे कर रहे हैं आरपी जी। इस बात का जिक्र करिएगा कि आप लोगों के जो गठबंधन है उसमें ही तस्वीरें साफ नहीं है, फिर आप लोग जीत के बड़े दावे। अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि प्रत्याशी बदल दिए जा रहे हैं। अभी कल कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया, तेज प्रताप को पहले प्रत्याशी बनाया, फिर वहां से प्रत्याशी बदल दिए गए। आप लोगों की तस्वीरें साफ नहीं है, अंतरकला भी खूब देखा जा रहा है, फिर आप जीत के बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, प्रत्याशी बदलना वो पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी का डिसीजन होता है, वो गठबंधन का डिसीजन होता है। जिस दल को जहाँ सीट, जिस दल के पास जो सीट गई है, उस दल के एक कमेटी है, चुनाव कमेटी, वो कमेटी डिसीजन लेती किसको लड़ाना किसको नहीं लड़ाना। लेकिन प्रत्याशी बदल जाने से हमारा जो है एजेंडा नहीं बदल गया, ना जनता के मुद्दे बदल जाते हैं। जनता के मुद्दे हम तब भी वही उठा रहे थे, जनता के मुद्दे जो वही मुद्दे लेकर के, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों के मुद्दे को जनता दरकिनार भी करती है आरपी जी। नहीं, मैं फिर आपको कहना चाह रहा हूँ ना कि जनता को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वयं जुमलेबाजी मिलाई, और मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा जुमला है, सरकार के नेता, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के गृह मंत्री कहते वो जुमला था, जुमलेबाजी थी, वो जुमला था, एक 15 लाख का जुमला था। आप बताइए ना, 2019 में भी कहा था स्मार्ट सिटी, कहाँ चले गए स्मार्ट सिटी? एक भी स्मार्ट सिटी बना हो तो बता दें। अगर 15 लाख किसी के खाते में आए हो तो बता दें। अगर उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसी देश में महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया कि नहीं किया गया? किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ाई गई कि नहीं चढ़ाई गई? किसानों की 750 किसान शहीद हुआ कि नहीं हुआ? किसानों के ऊपर लाठी चलाई गई कि नहीं चलाई गई? किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए कि नहीं छोड़े गए? किसानों को खालिस्तानी कहा गया, आतंकी कहा गया कि नहीं कहा गया? और तो और जिन किसानों को ये लोग आतंकी कहते थे, उन्हीं किसानों के सामने लास्ट में जब 22 का विधानसभा का चुनाव आया तो थूक के चाटने का काम किया और 3 कृषि कानून वापस ले लेते हैं। तो ये थूक के चाटने वाले लोग, शब्दों की गरिमा रखें, चाटने वाली सरकार, शब्दों की गरिमा रखें। देखिए, मैं पूरी शब्दों की गरिमा है, ये एक कहावत है। अगर अपनी बात नहीं, भाषा की मर्यादा करेगी ना, भाषा की मर्यादा रखें, पूरी भाषा की मर्यादा है। अगर आप कोई बात कहते हो, अपनी बात से मुकर जाए, झूठ बोले, जुमलेबाजी बोले, तो एक कहावत है तो मुहावरा है। क्या मुहावरे इस चर्चा में नहीं होते? मुहावरों को तो लिखित हमको उदाहरण देना पड़ता है। मुहावरा जो आता है, हम लोग पढ़ते, हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया जाता है, लिखित उदाहरण देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मतलब आप शब्दों की अपनी गरिमा रखें। शब्दों की गरिमा, अगर मुहावरा न लिखा पढ़ाया जाता, अगर न बताया तो कौन शब्दों की गरिमा? भाई, ये थूक के चाटने का काम नहीं कि अपनी बात से पलट जाना। अपनी बात से पलटते कि नहीं पलटते? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी बात से पलटे, जनता को धोखा देने का काम किया, जनता के ऊपर लाठी चलाने का काम किया, तो जनता इस बार पूरी तरीके से इनको साफ। चलिए आरपी जी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो भगवा लहर है, हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में राम मंदिर की ही बात ले लो तो बीजेपी ने राम मंदिर मतलब उसको लेते हैं, बीजेपी को वोट बैंक कहते हैं कि राम मंदिर का जो निर्माण बीजेपी की तरफ से हुआ, उसमें वोट बैंक बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
गए, लेकिन 8 सीटों में 7 सीटें जो है वो बीजेपी के पास में है, 1 सीट आपके पास में है, ठीक है, लेकिन राम मंदिर इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो CSDS का जो सर्वे आया था उसमें मात्र 2%, उसे अगर भरोसेमंद आप मानते हैं तो मात्र 2% लोगों ने माना और नकार दिया, क्योंकि लोगों को रोजी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, भूखे भी हैं। 300 वाला सिलेंडर आज अगर 1200 में मिल रहा है तो 1200 में सिलेंडर किसी खरीदने की हिम्मत नहीं है। कहां चली जाती स्मृति ईरानी की? 300 के सिलेंडर मिलता था तो सिलेंडर सर पे रख करके घूमती थी, और आज जब 1200 का सिलेंडर मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोल रहे। महंगाई की क्या स्थिति है? पेट्रोल डीजल के क्या दाम? 100 रुपया 120 रुपया लीटर पेट्रोल बिका इसी देश में, 200 रुपए किलो सरसों का तेल, 50 रुपया का पौवा सरसों का तेल बिका इसी देश में। तो लोग परेशान हैं इस तरह से महंगाई से, बेरोजगारी। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ में शमसी जी है। शमसी जी, महंगाई मुद्दा है, क्या बात आप भी मानिए कि महंगाई को लेकर के इस बार विकास के मुद्दों को लेकर भले ही वोट जनता दे रही हो, लेकिन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इस बार का है आ रही है। देखिए हम महंगाई मुद्दा जरूर है, ठीक है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जा नहीं रहे, इनके सांसद कूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इनके गठबंधन के नेता मारे जा रहे हैं। अभी ताज़ी पहले नेता इनके मारे गए, इनके सांसदों को लोगों ने मारा। 4 चरित्र में देख लाइए, बात जवाब, अगर सवाल किया तो जवाब सुनिए। इतने सारे मुद्दे हैं, अगर मैं इनसे पूछता हूँ कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके समाजवादी पार्टी के नेता कहीं 2 साल तक 2022 के चुनाव के बाद कहीं पर भी सड़कों पर दिखाई दिए? कहीं पर भी जनता के साथ क्या जेल गए, लाठी खाए? कहीं नहीं। इन्होंने कहीं पर भी किसी मुद्दे को न उठाने की बात की और न मुद्दा इनके साथ है। क्योंकि जनता इनसे जो है बिल्कुल नाराज है, जनता का समर्थन इनके साथ है ही नहीं और जनता इनसे दूर है। इसीलिए जनता का जब तक समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक आप न जनता के मुद्दों को उठा जनता की कोई बात कर सकते हैं। ठीक है, आप सुन रहे थे आरपी जी, ये कह रहे हैं कि जो ये इनके जो नेता हैं, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सड़कों पर नहीं उतरते हैं चुनाव के बाद। फिर जब नया चुनाव आ जाता है, चाहे आम चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, फिर वो तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। जनता इन्हें दरकिनार कर रही है। देखिए, हम लोग बराबर जनता के बीच में हो, जनता के मुद्दों की बात करें। आज अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई पे क्या बीजेपी बात करती है? क्या बेरोजगारी बात करते हैं? बीजेपी बेरोजगारी की बात करती है क्या? भी बड़ा आरोप लगता रहा है आपकी पार्टी पर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परिवारवाद का आरोप लगता है। जैसा कौन है? राजनाथ सिंह के बेटे कौन है? कौन है? राजभर कौन है? अरविंद राजभर कौन है? अरे आपको सवाल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको सवाल करना चाहिए। परिवारवाद कहाँ है? परिवारवाद की कौन सी बात करते हैं? परिवारवाद के जनता के चुने हुए नेता हैं। अगर किसी को टिकट दिया गया, परिवारवाद होता, जनता हरा करके भेज दे। हम तो जनता के बीच में जाते हैं ना, जनता चुन करके भेजती है। हम किसी को सदन में भेज दे रहे हैं, किसी सदन में भेज दे रहे हैं, किसी को अपने आप आओ चले जाओ सदन में, जनता चुन के भेजती है। तो अगर आप इस तरह करते हैं, अब आपके पास मुद्दे नहीं है, चूंकि सबसे बड़ी जी गरिमा जी, सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी आवाज आ रही है जी। सवाल मैंने किए, आपने उन सवालों को कह रहा हूँ कि ये चुनावी परजीवी समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग मुद्दा बहुत बताते हैं, लेकिन आप इनसे पूछ लीजिए कि 2022 के बाद कभी इन्होंने सड़क पर उतरने की कोशिश की, कभी रैली की, कभी धरना दिया, कभी प्रदर्शन किया। आज राज्य का चुनाव हो रहा है, ये हर साल प्रधानमंत्री बदलने का चुनाव नहीं है। आज राज्य को एक मजबूत पार्टी इंसान चाहिए जो देश को मजबूत करे। ठीक है, आजाद जी, आरपी जी, समय कम है, लगातार। ठीक है, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया शमसी जी, और आपका भी आरपी जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही सिद्धि जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, लगातार तमाम जो पार्टी है उनके तमाम आरोप हैं, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है, और दूसरे चरण में 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश के मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तमाम वीआईपी सीट्स हैं, चाहे हम मेरठ का जिक्र कर ले, चाहे मथुरा का जिक्र कर ले, गाजियाबाद का जिक्र कर ले। बिल्कुल, जिस तरीके से 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी काबिज है, और ऐसे में तमाम तरीके के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा किस तरीके के जो नतीजे हैं वो चुनाव आज मतदान हो रहे हैं, और मतदान का रिजल्ट जब आएगा तब देखना होगा कि किस तरीके के नतीजे उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर भी देखने को मिलेंगे और किसकी सरकार बनती हुई दिखाई देगी। जी, तो चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, और इन सबके बीच आप सभी मताधिकारों से आप सभी मतदाताओं से ये गुजारिश है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला, हर अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।